नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। बात हरियाणा की करें तो यहां 10 सीटें हैं जिन पर जीत दर्ज करने के लिए सियासी दल लगे हुए हैं। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की तैयारियां काफी तेज गति से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी जोर लगा रही है, लेकिन रह रहकर कांग्रेसियों के सामने एकता का सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब कांग्रेस इसको लेकर जवाब दे या फिर जनता से आगामी चुनाव में वोट मांगने के लिए जाए। इस सब के बीच आज चर्चा इस बात पर कि आगामी चुनाव को लेकर कौन कितना गंभीर है। आचार संहिता लगी नहीं, लेकिन चुनावी शंखनाद हो गया। चर्चा इस पर करेंगे। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर पानीपत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। प्रदेश में पूरी तरह इलेक्शन मोड में आई बीजेपी लोकसभा चुनावों की धुआंधार तैयारियों में विपक्षी दलों से कहीं आगे निकल गई है। बकौल सीएम मनोहर लाल मार्च के पहले हफ्ते में ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत में लग जाएं। तभी बीजेपी सरकार फिर सत्ता में आएगी और देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आई बीजेपी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल रोल मॉडल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हमने किया है, कर रहे हैं, लेकिन खास करके ये जो अगले फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में इस भूमिका को हमको और तेज गति से करना है। उसके लिए पार्टी की ओर से योजनाएं, कार्यक्रम सब बन गए हैं और उस कार्यक्रमों को काम करने के लिए कोई एक स्थान निश्चित चाहिए ताकि संगठित रूप में योजना बनाकर हम आगे बढ़े। उसके लिए इन कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कार्यालय हमारा केंद्र स्थान रहेगा जहां से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज हमको यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सबसे पहले 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने दफ्तर भी खोल दिए हैं। यही नहीं, 1 फरवरी को हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता 24 घंटे का प्रवास कर रहे हैं। इसके अलावा एक हफ्ता चलो गांव की ओर पर भी पार्टी का जोर रहेगा। पार्टी हेडक्वार्टर से चुनावी जंग के आदेश वैसे ही आ रहे हैं जैसे लड़ाई के वक्त आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश आते हैं। बीजेपी की चुनावी तैयारियों के आगे अभी तो विपक्ष, खासकर कांग्रेस 19 ही नजर आते हैं। कड़वा सही कहना सही होगा कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में कांग्रेस को छका रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कम ताकतवर पहलवान हमेशा ही हारता है, वो जीतता भी है। कम ऑन। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन चुनावी शंखनाद हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुला तो समझ लीजिए चुनावी शंखनाद हो गया। देवेंद्र, बहुत आगे बीजेपी चलती हुई दिख रही है, तेज गति से रणनीति बनाती दिख रही है, प्लानिंग बेहतर तरीके से हो रही है। और कांग्रेस की प्लानिंग बीजेपी की प्लानिंग में अगर तुलना की जाए तो कौन कमतर है और कितनी मजबूती के साथ चुनाव में दोनों दल देखने को मिलेंगे? देखिए पंकज, तैयारियों की बात ही नहीं, तैयारियों के अलावा जो संकल्प की बात होती है, जो एक मारक क्षमता होती है, वो बीजेपी में नजर आ रही है। हम तुलना करें तो बीजेपी जितनी मजबूती से तैयारियों में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अभी, हालांकि कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है लेकिन उस स्पीड से नहीं करी और उस मारक क्षमता के साथ नहीं करी जैसा जरूरत है वक्त को देखते हुए। तो मानना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रोल मॉडल की तरह भाषण दे रहे हैं, अपनी बीजेपी पार्टी को ये कह रहे हैं कि पूरी टीम स्पिरिट के साथ, टीम भावना के साथ आगे बढ़ो, अपने को झोंक दो। 3 महीने का वो आह्वान कर रहे हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी के लिए काम करो, आपकी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और विकसित भारत का जो सपना पार्टी देख रही है, जो लोगों को दिखा रही है सपना विकसित भारत का 2047 में 100 साल पूरा होने की आजादी पे, उस सपने को हम हासिल कर सके, उसको जी सके।
तो मेरे को लगता है कि हरियाणा में जो बीजेपी की तैयारियां लोकसभा विधानसभा की, पार्टी अध्यक्ष से ज्यादा, किसी दूसरे नेताओं से ज्यादा अभी मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री खुद हैं वो रोल मॉडल में हैं। सबसे बड़े वक्ता भी वही हैं, प्रेरक भी वही हैं और रोल मॉडल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का आह्वान करें कि 3 महीने अपने आप को झोंक दो, फिर जीत तुम्हारी है। मैं जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तुलना हम कर रहे हैं, और तुलना इसलिए भी क्योंकि जो मुकाबला होगा इन दोनों पार्टियों के बीच होगा और बड़ा मुकाबला होगा। तैयारियां बीजेपी जहां हाईकमान के इशारे पर, यानी कि शंखनाद करने वाला 1 या 2 हैं, लेकिन कांग्रेस में तैयारियां चल रही हैं, शंखनाद हो रहा है, लेकिन अलग अलग धड़े हैं। और उन धड़ों के बीच में इन तैयारियों की तुलना की जाए तो कौन कम कौन ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रणनीति के लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस देती रही है और आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी को लेकर हरियाणा प्रदेश में तैयारियों के लिहाज से देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है, संकट क्या है, बीमारी कहां है, उस बीमारी को समय रहते समझने का, तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और फिर उसके समाधान तक उसे ले जाने की कोशिश भी बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से की जाती है। अभी मैं रिपोर्ट में ही सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चलो गांव की ओर अपना कार्यक्रम चलाने जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है कि राम मंदिर कार्यक्रम के बाद 22 जनवरी की तारीख के बाद शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अब भी राम मंदिर के इस मुद्दे के साथ उतना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बन पाए हैं और इसी समस्या को समाधान तक ले जाने की कोशिश के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समय रहते उसे डायग्नोज किया और उसके समाधान की कोशिश में पूरी बीजेपी जुटती हुई नजर आई। अब जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का करें तो यहां पर कितना भी बड़ा संकट सामने खड़ा हो, किसी भी तरह की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक तो देखने को नहीं मिली। अब तक तो जो कुमारी शैलजा की यात्रा थी उसे अनाधिकृत से अधिकृत तक की जो श्रेणी में लाने का काम है, फिलहाल तक तो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से, तमाम जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, नेताओं की तरफ से अभी तक तो इतना ही हुआ है कि जो कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा थी वो शुरुआत में उसे अनाधिकृत दीपक बाबरिया की तरफ से घोषित किया गया था और अब उसे अधिकृत दीपक बाबरिया खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा की यात्रा पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटोग्राफ्स भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं, दीपक बाबरिया के फोटोग्राफ भी वहां पर इस्तेमाल होने लगे हैं, यानी एक अनाधिकृत यात्रा जो कि बकौल दीपक बाबरिया जिसे घोषित कर रहे थे वो अब अधिकृत हो चुकी है। फिलहाल रणनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक नहीं किया गया और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो कि हंसते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता की पहले जिलाध्यक्ष नियुक्त कर लीजिए उसके बाद देश जीत लेना। अब ये कोशिश भी कांग्रेस पार्टी तमाम तरीकों से करती रही है, बार बार तारीखों का ऐलान करती रही है कि 2 दिन के भीतर, 1 हफ्ते के भीतर ये काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तक तो हो पाया नहीं। तो ऐसे में रणनीति के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास हाल फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं है। जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें तो यहां पर तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोल दिए गए हैं और उनका उम्मीदवार कमल का फूल, यानी लास्ट मिनट पर वो उम्मीदवार के नाम को भी अगर घोषित करें तो तैयारियां पहले से मुकम्मल नजर आएंगी। तमाम जो कार्यकर्ता है घर घर तक पहुंच चुके होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाने का जिक्र यहां पर कर रही है, लेकिन यह कार्यक्रम कहां चल रहा है, कौन सी गली में चल रहा है, कहां तक ये तमाम नेता जो है घरों पर दस्तक देते हुए नजर आए, फिलहाल तक तो कम से कम मीडिया के कैमरों से तो ये तस्वीरें दूर हैं। तो कहा जा सकता है कि तैयारियों के लिहाज से बीजेपी, रणनीति के लिहाज से बीजेपी कहीं ज्यादा आगे चल रही है। प्रिंस सोनी जी, कांग्रेस घर घर जाने का दावा कर रही है, बीजेपी गांव गांव चलो अभियान चला रही है, प्रवास अभियान चलाया जा रहा है। जब कार्यालय खुला तो एक बात जहन में आई कि कार्यालय आचार संहिता लगना और उम्मीदवारों की घोषणा होना और उसके बाद कार्यालय का खुलना, यह अक्सर देखा गया है ताकि चुनावी तमाम रणनीति, चुनावी कामकाज उस कार्यालय से हो। लेकिन बीजेपी ने क्या ये इशारा कर दिया कि कार्यालय भी हम खोलेंगे और उम्मीदवार भी हमारा होगा, यानी कुछ संकेत मौजूदा सांसदों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में सदैव अग्रणी रहती है और कल मनोहर लाल जी ने जो है अंबाला से आने की शुरुआत की और सब जगह वर्चुअली उनका जो भाषण था, सब जगह जिलों में जहां जहां कार्यालय खुले हैं संसदीय क्षेत्रों में, तो वहां भी उनका भाषण जो है सुनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से शंखनाद तो कर ही दिया है, शंखनाद तो पहले से ही हो गया था, लेकिन इस समय जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से पार्टी का यह बयान है। और देखिए, मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में जनसंघ के कार्यकर्ता का उदाहरण दिया।
रामू रिक्शे वाला का उदाहरण दिया उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जनसंघ के समय में कितना प्रयत्नशील था, पार्टी के लिए कितना सजग था, कितना समर्पित था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान कार्यकर्ता हैं वो कैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, कैसा उनमें त्याग है, कैसी वो अपनी निष्ठा सिद्ध करते हैं, ये अभी तो तय नहीं हुआ। मतलब इस तरह का कोई समर्पण भाव भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नए नए लोग आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पहले से हैं, थोड़ा बहुत उनमें वो एक समन्वय के जो है वो अभाव झलकता है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हो रही है जो पुराने कार्यकर्ता हैं। तो मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में जनसंघ के कार्यकर्ता का उदाहरण दिया, जिसके कारण से सिकंदर बख्त जो मुस्लिम नेता थे वो जनसंघ की ओर जो है उन्होंने शामिल हुए बाद में, उसी भावना से प्रेरित होकर। तो इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रसंग सुनाए जाते हैं। और देखिए मनोहर लाल जी ने आज जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है एक पुस्तक का विमोचन किया, जो उन पर लिखी गई है हरियाणा के सिखों में जो है खट्टर के प्रति जो है हरियाणा के सिखों का जो सेवक खट्टर, तो मतलब इस पुस्तक को हालांकि बाद में देखिए इसकी प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया, तो क्योंकि उनको भी अजीब लगता, क्योंकि उनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी भी जात पात में विश्वास नहीं करते, और हालांकि देखिए सिखों के प्रति तो उनकी भावना को दर्शाता है, लेकिन पुस्तक के नाम से काफी आपत्ति हो रही थी, तो उन्होंने आज उस पुस्तक का नाम भी बदल दिया। हालांकि ये सिखों के प्रति उनकी भावना ही है, लेकिन उसका जो हालांकि विज्ञापन भी दिए गए अखबारों के अंदर, तो उसकी बड़ी विपरीत प्रतिक्रिया हो रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी भी अपने नाम के साथ खट्टर शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता, और पुस्तक का विमोचन उन्हें के हाथे हो, तो इसलिए जहां जिस पर खट्टर लिखा हो, तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति थी, जिसका आज उन्होंने एक उसका उदाहरण दिया है। आज उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो बदलवा दिया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो एक वर्ग विशेष के प्रति आप अपनी भावना को, स्नेह को उजागर करते हैं, तो दूसरे वर्गों में इसका एक विपरीत प्रभाव जाता है, गलत संदेश जाता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस के तो अभी रैलियां ही चल रही हैं, चुनाव की तैयारी किसी नेता ने आकर कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर पर, हाँ दीपेंद्र हुड्डा ने जरूर अपने संसदीय क्षेत्र में की है, एक दो रैलियां कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, बूथ के लिए बात की है, वहां तो उनसे संपर्क किया है। लेकिन जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है उस तरह की तैयारी नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ जनता पर निर्भर है, कांग्रेस का चुनाव तो जनता ही लड़ेगी, कांग्रेस के लिए नेता ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के लिए यही संभावना है। तो सवाल मैंने वीरेंद्र जी से किया, वही सवाल आपसे भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि कार्यालय का खुलना और वो भी आचार संहिता लगने से पहले, उम्मीदवारों के आने से पहले, क्या ये संकेत उन मौजूदा सांसदों के लिए है कि भैया इस बार कार्यालय हमने खुलवाया है, टिकट भी हम तय करेंगे, उम्मीदवार हमारा होगा, कोई संकेत सांसदों के लिए मिलता हुआ? और क्या अब लिस्ट भी जल्दी आ सकती है, उम्मीदवार के नाम भी जल्दी आ सकते हैं? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, देखिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के लिहाज से बेहद आगे यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और साफ तौर से ये मैं कह सकता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती रही, और नया जो इनपुट भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आया उसके बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार इस पर, इसी विषय पर हमने पहले भी प्रोग्राम किया और पहले भी इसी मुद्दे पर बातचीत हम लोगों ने की है कि नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में उतार सकती है, पुराने जो मौजूदा सांसद हैं उनको बदला जा सकता है। लेकिन नया जो इनपुट सामने आया इसमें तीन खास जो बिंदु हैं वो निकलकर सामने आए हैं। पहला, राव इंद्रजीत की लोकसभा टिकट को नहीं बदला जाएगा। राव इंद्रजीत को एक बार फिर से लोकसभा के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है, गुरुग्राम सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके बाद जिक्र अगर करते हैं फरीदाबाद सीट का, तो फरीदाबाद सीट पर भी किसी भी तरह का बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जिक्र अगर हिसार सीट का करें तो यहां पर बदलाव पूरी तरह निश्चित नजर आ रहा है, और जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो मौजूदा सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उसकी दूरियां, उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की दूरियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा गैप इस वक्त हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह का चूंकि अधिकृत बयान दोनों ही तरफ से नहीं दिए गए, तो ऐसे में इस तरह की टिप्पणी से मैं बचना चाहूंगा। लेकिन साफ तौर से यह मैं कह सकता हूं कि हिसार सीट पर बदलाव निश्चित है। जिक्र अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र का करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर भी जो पहले संकेत निकलकर सामने आ रहे थे उसमें थोड़ी तब्दीली कल जो है बीते दिन देखने को मिली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अशोक तंवर को ही सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, और इस तरह का कमिटमेंट भी अशोक तंवर को दिया गया है। दरअसल चमार जाति के वोटों पर अपनी नजर भारतीय जनता पार्टी टिकाए हुई थी, और चमार
चमार जाति के वोटों को हासिल करने के लिए, और यह भी माना जाता है कि हरियाणा प्रदेश में जो चमार जाति का बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सेंटीमेंट है, अक्सर जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं इस तरह का डायग्नोसिस करते हैं, इस तरह का जो आकलन है उनकी तरफ से किया जाता है। अब चमार जाति के वोटों को भी हरियाणा प्रदेश में अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह रणनीति यहां पर तैयार कर ली गई है कि अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारकर जो चमार जाति से बड़ा वोट बैंक है वो भी भारतीय जनता पार्टी अब अपने खाते में डालने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम सीटों पर जो बदलाव की संभावना है वो यहां पर खारिज कर दी गई है और ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमल के फूल को अपना उम्मीदवार बनाएगी और आखिरी वक्त तक अगर उम्मीदवार का नाम ऐलान वहां पर नहीं भी किया जाता है तो किसी भी तरह की परेशानियां पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। देवेंद्र, यही सवाल का जवाब आपके जरिए कोई संकेत मिलता हुआ दिख रहा हो उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि कार्यालय का खुल जाना इसका मतलब चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पहले उम्मीदवार अपने खर्चे पर चुनावी कार्यालय खोला करते थे और अपना कामकाज वहां से करते थे। इस बार पार्टी ने यानी बीजेपी ने कह दिया कार्यालय हम खोल रहे हैं, यानी उम्मीदवार भी हमारा ही होगा। पंकज, एक दिलचस्प स्थिति यह है कि मैं करनाल सीट की बात करता हूं। करनाल लोकसभा, जहां खुद मुख्यमंत्री का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, करनाल से लगातार मुख्यमंत्री 2 बार जीते हैं और तीसरी बार भी पूरी संभावना है वहीं से लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतने की भी गारंटी मेरे को लग रही है जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। लेकिन करनाल सीट की बात करें, कल संजय भाटिया जो मौजूदा एमपी हैं, कल वो कह रहे थे जी कि आज मेरे दफ्तर का उद्घाटन हो रहा है, मैं जा रहा हूं। और अब बात यह है जैसे करनाल में जो बीजेपी का दफ्तर है, संजय भाटिया का जो एमपी का दफ्तर है, वहीं पर दोबारा से कल दफ्तर स्थापित किया गया है, उसी जगह से जहां बीजेपी की गतिविधियां चलती है, करनाल सीएम सिटी से। और पानीपत में बीजेपी सांसद का कोई अलग से दफ्तर नहीं था। जो मौजूदा विधायक है प्रमोद विज, जीटी रोड पर अच्छी जगह पर एक सेंट्रलाइज जगह है, वहां पर एमपी का दफ्तर वहीं पे चल रहा है। तो इससे संकेत मेरे को लग रहे हैं कि शायद करनाल सांसद को भी शायद रिटेन किया जाए, उसी सीट पर लड़ने का मौका दिया जाए। हालांकि हम संभावना यह भी देखते कि जिस तरह की चीजें सामने आई है, सर्वे हुए, पार्टी के लोगों से बात होती है कि बदलने की संभावना तो है, लेकिन संकेत यह भी है कि शायद संजय भाटिया को दोबारा से मैदान में उतारा जाए। जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में ही सांसद का दफ्तर खोला गया और पानीपत में विधायक के दफ्तर में जहां अभी कुछ टाइम से वो बैठे हैं। रही अंबाला की बात, अंबाला में बदलाव देखा जाता है क्योंकि रतनलाल कटारिया जो तत्कालीन सांसद थे, हालांकि मंत्री इस बार नहीं थे लेकिन सांसद थे, तो उनकी असामयिक मौत हो गई थी। वहां सीट मेरे को लगता है कैंडिडेट बदला जाएगा अगर उनके परिवार से किसी को नहीं उतारा जाता। कुरुक्षेत्र से सांसद जैसे नायब सिंह सैनी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के उनको एक मुख्य धारा में रखा गया, तो कुरुक्षेत्र में सीट बदल सकती है। करनाल में मैं 50-50 फिर कहूंगा, पहले भी हमने एक कयास लगाया था, दर्शकों को बताया कि 50-50 है, सीट दोबारा से दी भी जा सकती है, उनको लड़ाया जा सकता है और नहीं भी। यही स्थिति सोनीपत में मैं देख रहा हूं, जीटी रोड बेल्ट की जो 4 सांसद की सीटें हैं। लेकिन यह मानना पड़ेगा जिस तरीके से कांग्रेस ने 30 जनवरी मतलब कल, आज दूसरा दिन था, 7 दिन से आवेदन मांगे, 7 फरवरी तक जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस ने आवेदन मांगे हुए हैं और 7 फरवरी तक आवेदन की तारीख है। कांग्रेस ने ऐलान किया, फैसला किया और मीडिया को बकायदे ये बताया गया है कि इस बार कांग्रेस पहले की परिपाटी से हटकर 1 महीना पहले अपने लोकसभा के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी ताकि उनको काम करने का, सब तक अप्रोच करने का, गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिलने का मौका मिले। इस बार पिछली परिपाटी से हटकर ऐसा नहीं है कि 10-5 दिन पहले उम्मीदवार घोषित हो। कांग्रेस ने कहा है कि हम 1 महीना पहले, जैसे आचार संहिता लग जाएगी उसके तुरंत बाद शायद कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। लेकिन बीजेपी ने अभी लीड ली हुई है तैयारियों में भी, और चेहरों को बदलना नहीं बदलना वो बीजेपी में संभावना बनी हुई है। ताजगी लाने के लिए चेहरों को, कुछ जहां ज्यादा नाराजगी है, जहां आउटपुट ज्यादा नहीं है, जहां लोगों की खिलाफत है, वहां चेहरे बदले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में लगता है कांग्रेस में ज्यादातर चेहरे नए आएंगे क्योंकि कांग्रेस के लिए परिस्थितियां दूसरी तरह के, उसको अब पार्टी को खड़ा करने, क्योंकि आगे चलकर विधानसभा चुनाव है। तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में नजर आ रहा है हरियाणा में, लेकिन दोनों पार्टियों में संभावना है, जो मुख्य पार्टी है जिनमें आमने सामने की सीधी टक्कर होगी, कुछ तो चेहरे जरूर बदले जाएंगे और ऐसा उम्मीद नहीं करे, ऐसा यकीनन हम कह भी सकते हैं। तस्वीरें अब साझा होने लगी हैं एक दूसरे मंचों पर, गाड़ियों पर, वाहनों पर एक दूसरे की तस्वीरें आ गई और शायद एक दिन चुनाव आते आते ये सब नेता एक मंच पर हमें दिखाई भी दे और एक साथ वोट मांगते दिखाई भी दे। आएंगे आपके पास। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल ये
कि जिस तरीके से बीजेपी तेजी के साथ अपने क्रियाकलाप को कर रही है, काम को कर रही है, ऐसे सिचुएशन में दो चीजें हो सकती हैं, अक्सर देखा जाता है। या तो आपको आपकी सीटें कम हैं, सपोज कीजिए आपने 10 जीती, आपको 15 जीतनी है, तो आप 5 के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा आप कोशिशें कर रहे होते हैं। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, 10 की 10 सीटें आपके पास है। एक दूसरा ये कि आपको खोने का डर है, आपको सीट गंवाने का डर है, आपको हार का डर है, इसलिए आप पहले से ही इतनी तैयारियां करके चल रहे हैं। आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है, 10 वर्ष हो गए, तो कोई सत्ता विरोधी भावना जो है वो ना पनपे, तो ये पार्टी के ध्यान में रहता है। देखिए, जहां तक उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, सबसे पहले एक राज्यसभा की जो सीट हो रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जानी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार वहां तय करेगी। तो उसमें पार्टी को ये देखना है कि क्या उसमें किस उम्मीदवार को, किस जाति के उम्मीदवार को जो है प्रत्याशी बनाया जाए। जीत तो सुनिश्चित है। क्या जाट समुदाय से ओम प्रकाश धनखड़ हैं, अपने कैपिटल एवेन्यू है, या सुभाष बराला को प्रत्याशी बनाया जाए, या सुधा यादव को भेजा जाए, या अग्रवाल समाज से किसी को भेजा जाए, तो पार्टी ने यह तय करना है। हाँ, जगत प्रकाश नड्डा जी को भी, क्योंकि वो पहले हिमाचल से थे, अब उनको कहां से भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत है। हरियाणा में एक विकल्प हो सकता है। जो डॉक्टर अनिल जैन है, जो प्रभारी हरियाणा के पहले रह चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश से सदस्य थे, अब उनको हरियाणा से भी भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले तो राज्यसभा का चुनाव का ये प्रत्याशी चयन का होगा। फिर दूसरा, जहां तक उम्मीदवार तय किए जाते हैं, देखिए छोटी टोली में 3-3 उम्मीदवारों के पैनल बनाए जाते हैं। एक जो वर्तमान सांसद है, अंबाला में नहीं है, बाकी जगह जो वर्तमान उम्मीदवार है, 2 अन्य संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं। तो ये छोटी टोली जो प्रदेश स्तर की होती है वो केंद्र को भेजती है। तो 3-3 उम्मीदवारों में से ही पार्टी अपना सर्वे कराती है। जो केंद्र का सर्वे होता है उसी के आधार पर फिर उम्मीदवार का चयन जो होता है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाता है, वो प्रदेश इकाई के लोग बैठते हैं, तब तय होता है। किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है कि आज किसी भी उम्मीदवार को जो अपनी टिकट सुनिश्चित मानकर चले, ऐसा नहीं है। पार्टी कई नए विकल्प भी सुझाव सकती है, नए जातीय समीकरण भी हो सकते हैं। रोहतक के अंदर पहले ब्राह्मण को लड़ाया गया, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था। तो पार्टी इस तरह कई तरह के, इस बार जो है सोनीपत से भी ब्राह्मण को लड़ा सकती है, करनाल से पंजाबी को 2 बार लड़ाया गया है, तो इसलिए, और कुरुक्षेत्र से ओबीसी को लड़ाया जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी रणनीति बदल सकती है। वो उस समय की स्थिति के अनुसार क्या सुझाव आते हैं, क्या सर्वे होते हैं, तो उस हिसाब से तय होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपनी प्रक्रिया शुरू की है, लोगों से सुझाव मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे है। कांग्रेस अपने संगठन स्तर पर भी बहुत पूछे है, और उम्मीदवार भी कोई कांग्रेस के उम्मीदवार उभर कर सामने नहीं आ रहे जिनके अंदर ऐसा उत्साह पैदा हो कि वो चुनाव लड़े। हाँ, कुछ नए लोग जो वो लड़ रहे हैं चुनाव, जो आगे जो है 2029 के लिए अपना दावा पेश करना चाहते हैं, जो 2024 में लड़कर 2029 के लिए अपनी टिकट के लिए एक सुनिश्चित वातावरण बनाना चाहते हैं, तो वो 2024 के लिए अपना दावा कर रहे हैं, ताकि इस बार नहीं तो अगली बार वो टिकट के लिए उनका दावा पुख्ता हो सके। इस बार लड़ेंगे तो अगली बार फिर टिकट का दावा भी कर सकेंगे। ये स्थिति कांग्रेस की है। देवेंद्र, छोटे शब्दों में इसी बात का जवाब आपसे चाहिए होगा कि 10 की 10 सीटें आपको बचानी है, आपके पास हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा जवाब इसमें भी कि गठबंधन को लेकर कोई संकेत मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, मेरे को लगता है बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं उठा रही, अपने फुल प्रूफ रणनीति के साथ आगे चल रही है। जहां तक कांग्रेस की बात आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपनी स्पीड को बढ़ाया जाए और ऐसे चेहरे पहचान करके मैदान में उतारा जाए जो पूरी टक्कर दे सके, जीत सके और टक्कर दे सके, एक तरफा मुकाबला बिल्कुल ना हो। तो स्थिति मैं समझता हूं दिलचस्प बनी है, लेकिन कांग्रेस की जो कमजोर अभी स्थिति है, जिस तरीके से आपसी गुटबाजी की बात है, या उतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रही, या भरोसा नहीं जगा पा रही। हमने अभी परसों भी दिखाया था, पानीपत की जो शहरी सीट है, दावेदारी बहुत है लेकिन भरोसा नहीं जगा पा रही। कांग्रेस के साथ दिक्कत ही है, कांग्रेस कंसोलिडेट नहीं हो पा रही, गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रही, लोग भरोसा नहीं थोड़ा सा कर पा रहे कि कांग्रेस बेहतर तरीके से हम मौका दे तो बेहतर तरीके से अपने मनोवैज्ञानिक दबाव भी दे सकता है। तो ठीक, समय थोड़ा ज्यादा नहीं है हमारे पास। मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बीजेपी की तैयारी और अपने सीटों को बचाने के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए, और गठबंधन को लेकर क्या कोई संकेत मिल रहा है? जेजेपी भी तैयारी कर रही है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं अपने दर्शकों का ध्यान यहां पर खींचना चाहूंगा। दरअसल राज्यसभा का जिक्र यहां पर किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जाट
जाति को यहाँ पर राज्यसभा की सीट दे सकती है। इस तरह के जो इनपुट है वो कल ही निकलकर सामने आए हैं कि जाट जाति को राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। सुभाष बराला का नाम इसमें सबसे ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है कि जाट जाति में सुभाष बराला चूंकि मुख्यमंत्री के पसंदीदा भी हैं तो उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। और सुभाष बराला के चेहरे की चमक भी ये बता रही है कि उनका जो रास्ता है वो क्लियर होता उन्हें नजर आ रहा है। और जिक्र यहां पर मैं रोहतक लोकसभा सीट का भी करना चाहूंगा। रोहतक लोकसभा सीट को लेकर भी नया जो इनपुट भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आया उसमें यह सामने आ रहा है कि जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट वहां पर काटकर एक जाट सेलिब्रिटी को, क्रिकेटर को यहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावी रण में उतारने जा रही है। और वीरेंद्र सहवाग का नाम इसमें माना जा रहा है कि वो जाट जाति से भी है, वो क्रिकेटर भी है, वो सेलिब्रिटी भी है। तो ऐसे में वीरेंद्र सहवाग को रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस तरह का इनपुट सामने आ रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर जो सवाल आपने सामने रखा उसमें जो हरियाणा प्रदेश के स्थानीय स्तर के नेता और खुद मुख्यमंत्री तक इस पर किसी भी तरह का ऐलान करने से, किसी भी तरह की टिप्पणी इंतजार करना है, गठबंधन को लेकर इंतजार करना है। तैयारियां चल रही हैं और काफी चुनाव में 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते पर लड़ने जा रही है। इजाजत नहीं दे रहा है। हमेश माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी बिगुल बजना आधिकारिक तौर पर बाकी है, लेकिन शंखनाद बीजेपी ने चुनाव का कर दिया।